हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज एक और हम टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए आर्मी जेडीओ ट्रेडमैन का ओरिजिनल पेपर के तौर पर एक मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। क्योंकि आगामी दिनों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती का आपको पता है फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। तो नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे 50 प्रश्नों का हम पेपर लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए लाइव हमारे साथ और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर एक ओरिजिनल पेपर के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें नवीनतम पैटर्न के अनुसार जीके के 20 प्रश्न करेंगे, साइंस के 15 प्रश्न और मैथ के 15 प्रश्न करेंगे। और आपको पता है आर्मी टेरिटोरियल है, इसके अंदर आपका रीजनिंग का सेक्शन नहीं रहता है नवीनतम पैटर्न के अकॉर्डिंग, हालांकि पहले हुआ करता था। तो चलिए बिना देरी किए आज के नवीनतम पेपर की हम शुरुआत करेंगे। आर्मी टीए नई भर्ती के लिए यह पेपर आपको ईमानदारी से लगाना है और टारगेट रहेगा सभी विद्यार्थियों को 40 प्लस करने का 50 में से, क्योंकि टीए का पेपर एकदम इजी आता है। फिजिकल भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। 100 नंबर फिजिकल वाले का सिलेक्शन आसान हो जाता है, 80 नंबर वाले का बहुत मुश्किल सिलेक्शन होता है, इसलिए फिजिकल पर फोकस कीजिए। जून के अंदर आपकी भर्ती कंफर्म हो चुकी है। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, किसकी बात करें दोस्तों? यह सिक्योरिटी पेपर मिल है जो कि होशंगाबाद का वर्तमान में नर्मदापुरम नाम है। दोस्तों इसका वर्तमान नाम क्या है? नर्मदापुरम है। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है दोस्तों? नर्मदापुरम होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश के अंदर है, जहां नोटों के कागज की छपाई की जाती है। दोस्तों जो नोटों के बनाने के लिए जो कागज की छपाई है उसका कारखाना है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के अंदर। उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ नोटों के कागज की कारखाना है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। दया नदी के किनारे कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? पहले बात, कलिंग युद्ध आपको पता है दया नदी के किनारे लड़ा गया और इसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यदि मैं बात करूं कलिंग युद्ध तो दोस्तों याद रखना सम्राट अशोक ने कौन सा, इसके बाद सम्राट अशोक की बात करें तो इन्होंने इसके बाद कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। इसको देखते हुए जो सम्राट अशोक है उनका हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 261 ईसा पूर्व दया नदी के किनारे कलिंग युद्ध लड़ा गया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला बताइए, भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण को रामकृष्ण गवई को सीधा शॉर्टकट में बी आर गवई भी लिख सकता है, बी आर गवई भी लिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी आर गवई की बात करें, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों कौन है? तो याद रखना बी आर गवई साहब हैं, जो हाल ही में शपथ ग्रहण किया है मई के अंदर। याद रखना 52वें नंबर के है। कितने नंबर के दोस्तों? 52वें नंबर के। और 51 नंबर के बात करें दोस्तों तो याद रखना संजीव खन्ना थे। कौन थे दोस्तों? संजीव खन्ना की बात करें दोस्तों तो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। यह भी आपको याद रखना है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे संजीव खन्ना। 52वें यानी वर्तमान में कौन बन गए दोस्तों? भूषण रामकृष्ण गवई बन गए हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, स्पेस एक्स या टेस्ला के मालिक कौन है? देखो दोस्तों, स्पेस एक्स कह दो या टेस्ला के मालिक की बात करें विद्यार्थियों तो वो है एलन मस्क। एलन मस्क की बात करें, टेस्ला के मालिक भी यही है विद्यार्थियों। कह दे टेस्ला के मालिक कौन है तो टेस्ला के मालिक भी एलन मस्क है। और सबसे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है, विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति है। सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें दोस्तों, सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो वो है एलन मस्क। बिल गेट्स की बात करें दोस्तों, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट के
माइक्रोसॉफ्ट के क्या है दोस्तों, सीईओ, या बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के मैं कहूंगा मालिक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। अब जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब देंगे। मैंने शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वर्तमान में भारतीय मूल के हैं, कौन है आपको कमेंट करके बताना है। और माइक्रोसॉफ्ट के मालिक या बात कर लेते हैं संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर आपके सामने है, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। देखो दोस्तों एडिसन की बात करें तो याद रखना बल्ब का आविष्कार, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया दोस्तों, एडिसन ने किया था। और यदि रेडियो के आविष्कार की बात करें दोस्तों, मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। यदि मैं रेडियो के आविष्कार की बात करें मार्कोनी करना है, और एक टेलीफोन की बात करें तो ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहां आयोजित हुए थे। दोस्तों एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। एक प्रश्न यह भी आ सकता है, आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो 1896 में शुरू हुए थे। कहां हुआ था पहला, पहला संस्करण कहां हुआ था दोस्तों, तो याद रखना एथेंस में हुआ था। बात कर लेते हैं ग्रीस के अंदर, कहां हुआ था दोस्तों, ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर हुआ था। यह आपको ध्यान रखना, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। और आपको पूछे प्रथम एशियाई खेल कब हुए दोस्तों, 1951 के अंदर हुए। और कहां हुए दोस्तों, अपनी राजधानी नई दिल्ली भारत के अंदर आयोजित हुए। तो नई दिल्ली भारत होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी वाला राइट होगा। अब जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, आज का होमवर्क रहेगा। प्रथम बात कर लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां और कब हुआ था, यह आज आपको कमेंट करके बताना है। अगला बताइए 7 नंबर, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से बनाए गए या लगाए गए। तो दोस्तों बोकारो और भिलाई की बात करें तो सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाए। बोकारो की बात करें दोस्तों कहां है, बोकारो है झारखंड के अंदर, कहां है दोस्तों, झारखंड के अंदर है। और भिलाई की बात करें दोस्तों तो कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, कहां है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर है। दुर्गापुर की बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर है, दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, यह आपको ध्यान रखना है। और राउरकेला की बात करें दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए, राउरकेला की बात करें तो यह ओडिशा के अंदर है, कहां है दोस्तों, ओडिशा के अंदर है। प्रमुख इस्पात संयंत्रों के बारे में आपको याद रखना है, बोकारो झारखंड के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, दुर्गापुर इंपोर्टेंट है पश्चिम बंगाल के अंदर है, और राउरकेला जो कि ओडिशा के अंदर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। पहला प्रश्न तो ये बनता है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1944 के अंदर कहां हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी ब्रिटेन वुड शहर है अमेरिका का, उसके अंदर हुई थी। और यदि मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों, तो याद रखना मुख्यालय, मुख्यालय की बात करें दोस्तों किसके मुख्यालय की, वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करें, वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की बात करें कहां है, जल्दी से बता दीजिए। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, कहां है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी के अंदर। क्या है दोस्तों, यूएसए के अंदर एक शहर है वाशिंगटन डीसी, वहां इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है, किसका, वर्ल्ड बैंक का। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में कहां हुई थी, ब्रिटेन वुड्स जो शहर है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके अंदर इसकी स्थापना हुई। जबकि मुख्यालय बात करें दोस्तों तो याद रखना वाशिंगटन डीसी के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सात्विक साईराज रंक रेड्डी और बात कर लेते चिराग शेट्टी का संबंध किससे। ये दो खिलाड़ी है दोस्तों, दोनों का नाम याद रखना है, सात्विक राज रंकी रेड्डी और बात कर लेते हैं चिराग शेट्टी, दोनों बात कर लेते हैं एक ही खेल से संबंधित है,
वो विद्यार्थी वो है बैडमिंटन से संबंधित। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कोई एक पेपर के अंदर छपने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला है, हे राम का नारा किसने दिया था? दोस्तों प्रमुख नारे है वो याद कर लीजिए। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो याद रखना दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यदि महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों, याद रखना है हे राम और करो या मरो का नारा। याद रखिए, करो या मरो का नारा भी किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा भी। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? देखो यदि नितिन गडकरी की बात करें दोस्तों, सड़क एवं परिवहन मंत्री है। कौन से मंत्री है दोस्तों? सड़क एवं परिवहन मंत्री की बात करें, सड़क एवं परिवहन मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। जेपी नड्डा की बात करें तो याद रखिए परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की बात करें दोस्तों कौन है? जेपी नड्डा है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको देता हूं, राजनाथ सिंह की बात करें आ सकता है, रक्षा मंत्री है। राजनाथ सिंह की बात करें रक्षा मंत्री है। और यदि अमित शाह की बात करें गृह मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ये वाला राइट होगा। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों मंत्रालय इन्हीं के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर 1959 को पहला बात देखो प्रश्न क्या दे रखा है, दूरदर्शन के द्वारा पहला टेलीविजन प्रसारण कार्यक्रम बात कर लेते हैं, किसकी सहायता से शुरू किया गया? दोस्तों प्रश्न ऐसे आ सकता है, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 के अंदर हुआ। तो प्रश्न आर्मी के अंदर पीछे एक बार पूछा गया था कि भारत के अंदर पहला टेलीविजन प्रसारण कब हुआ? तो 1959 के अंदर हुआ। और किसके द्वारा किया गया? दूरदर्शन के द्वारा। किसकी सहायता से? तो दोस्तों यूनेस्को की सहायता से किया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी वाला राइट होगा। यह यूनेस्को की सहायता से दूरदर्शन के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? देखो दोस्तों यदि मैं बात करूं 1853 की, तो 1853 में रेल सेवा शुरू हुई। रेल सेवा कब शुरू हुई दोस्तों? रेल सेवा 1853 के अंदर हुई और डाक सेवा 1854 के अंदर हुई। और दोनों याद रखना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। किसके काल में दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। यह आपको नोट कर लेना है। दोनों ही सेवा है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न आ सकता है किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में रेल सेवा और डाक सेवा शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बद्रीनाथ, देखो दोस्तों बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों ही कहां है? बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर है। याद रखिए आ सकता है केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भी दोस्तों कहां है? याद रखना उत्तराखंड के अंदर। जबकि याद रखना अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा की बात करें दोस्तों, अमरनाथ गुफा की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। दोनों तीनों प्रश्न याद रख लो। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये तो उत्तराखंड के अंदर है। और यदि अमरनाथ गुफा की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और वैष्णो माता मंदिर भी कहां है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखो दोस्तों स्वतंत्र भारत की बात करें, पहले बात तो स्वतंत्र भारत और पहले गवर्नर पूछ रहा है दोस्तों, तो वो हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। कौन होंगे दोस्तों? इसका जवाब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और यदि कहे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसे कहे ना, प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें दोस्तों तो वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वो बने थे सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला 16 नंबर प्रश्न, क्योंकि जीके के 20 प्रश्न आते हैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, इसलिए जीके के हम 20 प्रश्न करेंगे, फिर हमारा साइंस का पार्ट शुरू होगा। अगला है, भारत में नोटों की छपाई के कारखाने कितने हैं? कितने कारखाने हैं दोस्तों? 4 कारखाने हैं। देखो मैं बता देता हूं, एक तो नासिक हो गया, नासिक हो गया, देवास हो गया, देवास हो गया, एक सालबोनी हो गया, सालबोनी हो गया, और कौन सा हो गया? मैसूर हो गया। कितने जगह कारखाने हैं नोट छपाई के भारत में? तो 4 कारखाने हैं। 4 स्थानों के नाम याद रखना है। और नोट छपाई के कागज का कारखाना होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम नर्मदापुरम है, मध्य प्रदेश के अंदर था। जबकि नोटों की छपाई के 4 जगह कारखाना है, नासिक हो गया, देवास हो गया, सालबोनी हो गया, मैसूर हो गया। चारों जगह के नाम याद रखना है, कई बार आर्मी में चारों जगह के नाम भी पूछे गए हैं। अगला बताइए, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? देखो सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक की बात करें दोस्तों, नजदीक की बात करें तो बुध करना है, लेकिन तापमान के अंदर सर्वाधिक बुध नहीं है दोस्तों, वो है शुक्र। कौन है? शुक्र है। इसे क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण इसको क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ये 2 नंबर पे सूर्य के नजदीक ग्रह। देखो 1 नंबर पे नजदीक कौन है सूर्य के? वो बुध है, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा बुध नहीं है। कई बच्चे बुध करके आ जाते हैं कि भी सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो गर्म बुध होगा। दोस्तों गर्म बुध नहीं होता, सबसे गर्म कौन होता है? शुक्र होता है, क्योंकि इसके अंदर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो तापमान को अवशोषित कर देती है, और इस कारण इसका तापमान सर्वाधिक हो जाता है। अगला बताइए, एम एफ हुसैन, विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, एम एफ हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये एक चित्रकार करने वाले व्यक्ति है दोस्तों। इनका संबंध होगा चित्रकारिता से। किससे संबंधित होगा दोस्तों? चित्रकारिता से संबंधित होगा। ये एकदम आराम से कर सकते थे, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, यदि बिस्मिल्लाह खां की बात करें शहनाई वादक है, और एम एफ हुसैन की बात करें दोस्तों वो है चित्रकारिता से संबंधित। अगला प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, या कहे भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी दोस्तों? समुद्री रास्ते की खोज 1498 के अंदर की थी। कब की थी दोस्तों? 1498 के अंदर बात करें तो भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी समुद्री रास्ते से। अब देखो यदि मैं 1492 की बात करूं तो याद रखना कोलंबस द्वारा किसकी खोज की गई? कोलंबस की बात करें दोस्तों, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। तो याद रखना अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। कब की? 1492 में। और भारत की खोज 1498 के अंदर की गई। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न, एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा दोस्तों जापान। क्या करेगा? जापान है वो एशियाई खेल 2026 की मेजबानी करने वाला है। जापान की राजधानी बता दीजिए जल्दी से। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। यह आपको नोट कर लेना है। और टोक्यो शहर अराकावा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? अराकावा नदी के किनारे है। यह भी याद रखना है, प्रश्न आ सकता है टोक्यो शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो अराकावा नदी। अब जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो जीके में 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो वो होती है स्टेपिज। कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपिज, जो कान के अंदर पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।
अब फीमर की बात करें दोस्तों, कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कहे ना दोस्तों, बड़ी हड्डी की बात करें तो आपको क्या करना है? आपको करना है फीमर वाली हड्डी जो जांग के अंदर पाई जाती है, वो सबसे बड़ी हड्डी है। सभी विद्यार्थी एकदम आराम से प्रश्न कर सकते थे। चलिए दोस्तों, अगला 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा जानवर उड़ नहीं सकता है? अब देखो भैया, बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा जानवर उड़ नहीं सकता है? कीवी भैया उड़ नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं उड़ सकता। शुतुरमुर्ग की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा या शुतुरमुर्ग है, वो सबसे बड़ा पक्षी है, ये भी नहीं उड़ सकता है। ये दोनों पक्षी ऐसे है दोस्तों जो उड़ नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए व बी दोनों सही होगा। बाज है वो तो बहुत तेजी से उड़ता है, आपको पता है, कोई भी शिकार करने के लिए बाज ऐसे करके जल्दी से जमीन के ऊपर टकरा के वापस उड़ जाता है। बाज तो आपने देखा होगा शिकारी पक्षी है। क्या है दोस्तों? एक मात्र हम बात करें, बहुत ही शानदार शिकारी पक्षी है बाज, ये ध्यान रखना है। एक याद रखना, डोडो पक्षी। डोडो पक्षी क्या है दोस्तों? डोडो पक्षी की बात करें, विलुप्त प्रजाति है। क्या है दोस्तों? विलुप्त प्रजाति है। यह आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। डोडो पक्षी की बात करें तो विलुप्त जनजाति, विलुप्त जनजाति नहीं, सॉरी, विलुप्त जाति है, प्रजाति है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग दोस्तों नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। और मनुष्य का खून कैसा होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। मनुष्य का खून कैसा होता है? मनुष्य का खून होता है लाल रंग का। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है, जबकि ऑक्टोपस होता है उसका खून नीले रंग का होता है। ये कई बार आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया, आपके टेरिटोरियम वाले विद्यार्थियों के भी आ सकता है, टी आर्मी वालों के भी। अगला बताइए, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? देखो, सूर्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों? सूर्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पाया जाता है। और 2 नंबर पे कौन पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 नंबर पे हीलियम पाया जाता है। अब देखो, ये छोटे कम भार वाले तत्व है, वो मिलकर एक बड़े भार के तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके माध्यम से होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन, यानी छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करे, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की बात करें, परमाणु बम का सिद्धांत नोट कर लीजिए। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम की बात करें दोस्तों तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला बताइए, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? अब देखो विद्यार्थियों, सबको पता है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है? ब्लू व्हेल होता है। कौन होता है दोस्तों? ब्लू व्हेल होता है, यह सबको पता है। ब्लू व्हेल की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी है। हिंदी में कहेंगे तो दोस्तों नीली व्हेल होगा। यह क्या, एक समुद्री जीव है, यह भी नोट कर लेना है। ये एक दोस्तों क्या है? समुद्री जीव है। अब एक जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी विद्यार्थी, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो याद रखिए विद्यार्थियों, कौन सा होता है राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है दोस्तों, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक घटक है? जैविक घटक का मतलब हो गया सजीव। जैविक घटक का मतलब दोस्तों क्या हो गया? सजीव हो गया। याद रखना है, सजीव प्राणी बताना है। और अजैविक की बात करें दोस्तों, अजैविक की बात करें तो याद रखना निर्जीव बताना है। क्या बताना है दोस्तों? निर्जीव बताना है। यह प्रश्न आने लायक है भाई।
सजीव और निर्जीव का प्रश्न कई बार आया हुआ है। अब देखो मिट्टी तो निर्जीव है, पत्थर भी निर्जीव है, पानी भी निर्जीव है, जबकि पौधा पौधा हो गया, जंतु हो गया, ये क्या होंगे दोस्तों? जैविक घटक होंगे। कौन से घटक होंगे दोस्तों? जैविक घटक होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको सी करना था। अगला बताइए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? पहले बता दीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी दोस्तों? याद रखना, विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। अब देखो दोस्तों, मैं कई सारी जानकारियां और भी दे देता हूं। कार्ड लेन स्टेनर की बात करें दोस्तों, तो किसकी खोज की गई थी? रक्त समूह की खोज की गई थी। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। 28 नंबर, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, पहले बात ये किसके कारण होता है दोस्तों? CO2 के कारण होता है, CH4 के कारण होता है, N2O के कारण होता है। यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिए। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के नाम याद रखना दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं दोस्तों? मीथेन कहते हैं। और ये नाइट्रस ऑक्साइड हो ही गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है विद्यार्थियों। ये बात कर लेते हैं, सर्वाधिक जिम्मेदार देश कौन सा है? यानी सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार विद्यार्थियों, वो है चीन। चीन 1 नंबर पे आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा स्थान है। यह दोस्तों दूसरा स्थान है, इसका भी ध्यान रखना है। यह सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। और अपने आप को ये विकसित देश भी कहते हैं, अपने आप को ज्ञान देने वाले देश भी कहते हैं कि भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कम करना है। लेकिन सर्वाधिक कोई ग्रीन हाउस गैस प्रभाव फैलाने वाले देश है दोस्तों, तो नंबर 1 पे आता है चीन और 2 नंबर पे आता है कौन सा? बात कर लेते हैं अमेरिका। फिर कोई भारत की बारी आती है विद्यार्थियों, यह आपको ध्यान रखना है। प्रदूषण की बात कर रहा है यहाँ, ग्रीन हाउस गैस यानी जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इन गैसों के कारण दोस्तों पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है। अभी आपने देख रहा होगा बहुत ज्यादा तापमान हो रहा है, लगभग हमारे राजस्थान के अंदर तो गर्मी बहुत हद तक बढ़ गई है, 46-47 तक तापमान चला गया है। अगला बताइए दोस्तों, 29 नंबर, तांबे का लैटिन नाम क्या है? पहले तांबे का प्रतीक याद है क्या? Cu होता है। इसके लैटिन नाम के कारण इसका प्रतीक Cu होता है, तो देख लीजिए क्यूप्रम होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका लैटिन नाम क्यूप्रम होगा। ओरम की बात करें दोस्तों, सोना का लेटानिक नाम, सोने का लैटिन नाम, सॉरी क्या बोल रहा हूं देखो। आगे फेरम की बात करें दोस्तों, लोहे का लैटिन नाम, किसका? लोहे का लैटिन नाम क्या होता है दोस्तों? फेरम होता है। और अर्जेंटम की बात करें, चांदी का लैटिन नाम। इन सब के लैटिन नाम आपको लगभग याद रखना है। सोने का याद रखना है, ओरम होता है। क्यूपरम किसका होता है? कॉपर का होता है यानी तांबे का होता है। फेरम किसका होता है? लोहे का होता है। और अर्जेंटम किसका होता है? चांदी का होता है लैटिन नाम। इसी कारण इनके प्रतीक देखो, सोने का क्या होता है? AU प्रतीक होता है। और यदि मैं लोहे की बात करें तो प्रतीक क्या होता है? FE होता है। इसका क्या होता है? AG होता है। तो ये प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है? पौधों में हवा के माध्यम से परागकण को क्या कहा जाता है? यानी हवा के माध्यम से जो परागकणों में क्या होता है? निषेचन होता है, उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। ये एक बायोलॉजी यानी बात कर लेते हैं जो पादप विज्ञान है ना, जो बात कर लेते हैं पादप विज्ञान का प्रश्न है कि पौधों में हवा के माध्यम से परागण होता है, उसको हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो याद रखना, एनिमोफिली कहलाता है। सीधा याद रखने वाला प्रश्न था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला 31 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप जवाब देने की कोशिश करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है सबसे बड़ा अंग। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करें। देखो आपको ऑप्शन दिया है, फेफड़े, त्वचा, यकृत, हृदय। अब बच्चों के दिमाग में चल रहा है या तो ये होगा या ये होगा। देखो सबसे बड़ा अंग यदि त्वचा ऑप्शन में मिल जाए तो त्वचा ही करना है। त्वचा यदि ऑप्शन के अंदर विद्यार्थियों मिल जाए तो आपको त्वचा ही करना है। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग बात करें ना, सबसे बड़ा
आंतरिक अंग, आंतरिक अंग भी बात करें ना विद्यार्थियों, आंतरिक अंग कहे तो आपको यकृत करना है। और त्वचा क्या होता है दोस्तों, बाह्य अंग होता है। कौन सा अंग होता है, सबसे बड़ा बाह्य अंग, या शरीर का सबसे बड़ा अंग सीधा लिखे ना तो इसका मतलब आपको त्वचा ही करना है। और त्वचा ऑप्शन में ना मिले तो यकृत कर देना, कहीं भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है विद्यार्थियों, एकदम आराम से ध्यान रखना है। और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी बात करें दोस्तों, बड़ी ग्रंथि भी बात करें तो भी यकृत करके आना है। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी लाइट गई हुई थी, गर्मी थोड़ी ज्यादा ही कुछ थी, थोड़े सही कर देते हैं टेम्परेचर वगैरह। चलिए चलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत ही शानदार था। 1 मिनट में थोड़ा सा एसी का, चलिए भाई जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी देंगे। क्या है, हाइड्रोकार्बन में कौन कौन मौजूद होते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन नाम ही मतलब क्या हो गया, एच और कौन, सी। एच और सी जिसके अंदर मौजूद होंगे वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन यानी कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या हो गया, जैसे CH4 क्या है दोस्तों, मीथेन है या कहीं मेथेन है, यह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कोयला और चूना पत्थर। कोयला और चूना पत्थर की बात कर लेते हैं, किसका उदाहरण है। तो दोस्तों याद रखना, ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों, अवसादी चट्टान। अब देखो टीए के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया था, क्या, उच्च कोटि का कोयला। बता दीजिए सभी विद्यार्थी, उच्च कोटि का कोयला, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। उच्च कोटि का कोयला तो याद रखना विद्यार्थियों, एंथ्रेसाइट है। कौन सा है, एंथ्रेसाइट की बात करें उच्च कोटि का कोयला है। और यदि मैं बात करूं, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, एंथ्रेसाइट की बात करें उच्च कोटि का कोयला है। और निम्न कोटि का बता दो, निम्न कोटि का कोयला, निम्न कोटि का कौन सा होता है, तो याद रखना लिग्नाइट होता है। कौन सा होता है दोस्तों, निम्न कोटि के कोयले की बात करें तो लिग्नाइट होता है, वो निम्न कोटि का होता है। अगला बताइए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया। विद्यार्थियों एकदम आराम से कर दोगे, पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके दोस्तों, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण, यानी हृदय दूसरा हृदय इस तरह से ट्रांसप्लांट की बात करें तो वह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए जल्दी से, बहुत ही शानदार, डीपीटी का पूरा नाम बता दीजिए सभी विद्यार्थी। डीपीटी जो वैक्सीन होती है दोस्तों, डीपीटी का पूरा नाम बता दीजिए। देखो डी का मतलब तो सबको पता होगा, क्या होगा, डिप्थीरिया होगा, डिप्थीरिया होगा। आज सभी विद्यार्थियों का होमवर्क रहेगा, पूरा नाम मैंने कई बार क्लासेस टॉपिक वाइज जो करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं, उसके अंदर कई बार मैंने बता दिया है कि डीपीटी का पूरा नाम क्या होगा। तो सभी विद्यार्थियों को आज कमेंट करके बताना, डी का डिप्थीरिया हो गया, टी का मतलब टेटेनस होता है, और पी का बता दीजिए जल्दी से सभी विद्यार्थी, पी का पूरा नाम क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये अपने साइंस के पूरे प्रश्न हो चुके हैं। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए, आज की क्लास में बात करें साइंस की तो कितने प्रश्न राइट हुए और जीके में कितने राइट हुए। 35 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4000 का 12 सही 1/2% और 300 का 33 सही 1/3%। चलो करते हैं भैया, 4000 का मतलब गुणा लगा देते हैं। अब देखो 12 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया विद्यार्थियों, बता दीजिए। 12 दूनी 24, 25/2% एक बार लगा देते हैं, प्रतिशत एक बार लगा देते हैं। माइनस 300 का 33 सही 1/3, 33 कितना हो गया 99 और 100/3% आगे लगा देते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, यदि आपको प्रतिशत हटाना हो तो बट्टे में क्या लगा दो, 100 लगा दो। चलिए करते हैं, प्रतिशत हटाने का मतलब क्या होता है,
बट्टे में 100 लगा दो, तो ये प्रतिशत हटाया इसलिए बट्टे में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, माइनस यहाँ 300 प्रतिशत हटाना है तो क्या लगा दो, बट्टे में 100 लगा दो। क्या लगा दो दोस्तों, प्रतिशत का चिन्ह हमने हटाया तो बट्टे में हमने क्या लगा दिया, ये 100 लगा दिया और ये 100 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या किया, प्रतिशत हटाया। अब देखो जो काटा पीटी हो रही है उनको काट दीजिए जल्दी से। कैसे काटोगे, तो आपको पता है, ये काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा बिल्कुल, और ये 2 से कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 20 बार। अब देखो और कट रहा है क्या, ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 3 से कट जाएगा 100 बार। तो जल्दी से देख लीजिए, इनको गुणा कर दो, 500 आएगा क्या, 500 माइनस 100, तो आपका जवाब कितना आएगा, 500 माइनस 100 करोगे तो जवाब निकल कर आएगा 400। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 400 आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान प्रश्न था। जल्दी जल्दी बता दीजिए किनका सही हो गया, आसान प्रश्न था। आगे बताइए, एक बक्से में 25 किलोग्राम गोलियां है, कितनी है, 25 किलोग्राम गोलियां है, जिनमें एक गोली का यानी प्रत्येक गोली का वजन कितना है, 50 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां है। देखो विद्यार्थियों, एक गोली के वजन का भाग दे दो, टोटल वजन कितना है, टोटल वजन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो दोस्तों, किस में चेंज कर दो, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो कितने शून्य लगाओगे, 3 शून्य लगाओगे, ग्राम। अब देखो आपको पूछा है गोलियों की संख्या, क्या पूछी है, गोलियों की संख्या पूछी है, गोलियों की संख्या पूछी है। तो आप टोटल वजन में एक गोली के वजन का भाग दे दो, तो टोटल वजन कितना है, 25,000 ग्राम है, बट्टे एक गोली का वजन कितना है दोस्तों, 50 ग्राम है। तो काटा पीटी कर दो, शून्य से शून्य कट गया, ये आएगा 500 गोली। कितना आएगा दोस्तों, गोलियों की संख्या आएगी 500। कितना आएगा, 500 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल बी वाला राइट होगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार 38 नंबर प्रश्न, -12 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखो -12 करना है आपको, इसका स्क्वायर का मतलब दोस्तों 2 बार गुणा में लिखना है, -12 गुणा -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 144 आ जाएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा, 144 प्लस का निकल कर आएगा दोस्तों, कितना निकल कर आएगा, 144 प्लस का निकल कर आएगा। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, एकदम आराम से कर लोगे। वर्ग किसी भी संख्या का कर देना प्लस में ही आएगा, कोई भी संख्या का वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक ही आएगा, भले वो माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, तो एकदम आराम से हो जाता। अगला बताइए, मूल राशि 600 रुपए का 10% दर से 4 वर्षों का क्या बताना है, साधारण ब्याज। ऐसा ही बराबर दोस्तों क्या होता है, पी आर टी बट्टा क्या होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 600 रुपए है, और कितनी प्रतिशत, 10% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 गुणा 4 24, और 1 शून्य लगेगा, 240 रुपए आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी वाला राइट होगा। कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। अगला बता दीजिए 40 नंबर, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः 16 और 30 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। देखो दोस्तों, यदि विकर्ण आपको दे दे तो समचतुर्भुज की भुजा क्या आती है, समचतुर्भुज की भुजा कैसे ज्ञात की जाती है, पहले मैं वो बता देता हूं। तो रूट लगाते हैं, विकर्णों का आधा करते हैं, यानी 16/2 का स्क्वायर कर दो, और फिर बात कर लेते हैं 30/2 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 16/2 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 15 का कितना होगा, 225। इसका मतलब यह आएगा 289। 289 का मतलब भुजा कितनी आ जाएगी, 17 क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर आपकी भुजा निकल के आ गई। भुजा कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर आ गई। आपको उसका क्या चाहिए, परिमाप। तो परिमाप चारों भुजा बराबर होगी, तो परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा होगा। परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 17 कर दो, 70 चौको कितना होता है, 68 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो एक बात दोबारा बता देता हूं, जैसे समचतुर्भुज आप बना के देखोगे ना विद्यार्थियों, तो एकदम आसान हो जाएगा। देखो समचतुर्भुज ऐसा कुछ होता है, आपने देखा होगा।
अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं, एक बार समझाने के लिए बता देता हूं आपको। जैसे ये विकर्ण होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। अब ये लंब समद्विभाजित होते हैं। अब देखो पूरा विकर्ण कितना है, 16 है और एक 30 है, तो ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये कर्ण हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जो भुजा होगी ना वो कर्ण हो जाएगी, समकोण त्रिभुज दिखाई दिया क्या, इसका मतलब क्योंकि पूरा 30 था तो आधा 15 हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 16 का आधा 8 हो जाएगा, तो 8 आधार और लंब कितना, 15। तो आप कर्ण ज्ञात करोगे 8 और 15 के लिए, तो ये कर्ण ही किया है। देखो 8 और 8 हो गया, आधा इसका 8 हो गया और इसका 15 हो गया, 15 और 8 का वर्ग किया। देखो 8 का वर्ग 64, 15 का 25, 200, बिल्कुल 289 हो गया, मतलब 17 भुजा आ गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार एक रीजनिंग का प्रश्न। मैंने गणित के अंदर देखो कई बार श्रेणी का प्रश्न आ जाता है। चलिए बताइए, 2 जोड़ा गया है, बिल्कुल कितना, 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर आगे भी 4 जुड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। एकदम आसान प्रश्न था, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 800 रुपए का 15% खर्च करने के बाद कितनी राशि बचेगी। देखो विद्यार्थियों, 15% खर्च कर दिया तो शेष बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा कितना देख लीजिए, 100 में से 15 कम कर दो, कितना, जल्दी से बता दीजिए, 85% राशि बचेगी। कितनी राशि बचेगी, 85% बचेगी। किसकी, 800 की 85% राशि ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 800 का क्या ज्ञात करेंगे, 85% ज्ञात करोगे। जल्दी से कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब देख लीजिए, 8 पंजो 40 हासिल लगी, 4 64 4 कितना हो गया, 68। तो 680 रुपए इसके पास बचेंगे खर्च करने के बाद। 15% खर्च करने के बाद, खर्च करने का मतलब कितना हो जाएगा, 120 खर्च हो जाएगा क्या, बिल्कुल 120 खर्च हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों, 680 रुपए बचेगा, क्योंकि 15% खर्च होने का मतलब 85% आपको ज्ञात करना था। तो 800 का 85% ज्ञात करोगे, 680 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, 1458 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। भैया लाइट बहुत कट रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करिए। 1458 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं, पहले 5 से, क्योंकि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 से विभाजित होने के लिए दोस्तों इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। इसका मतलब 5 से तो नहीं है। 7 का भाग देख के देख लो जा रहा है क्या, 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। 8 का भाग देख के देख लो, नहीं जा रहा है। 9 का भाग दोस्तों चला जाएगा, क्योंकि 1 4 5 8 अंकों का योग करो, 1 + 4 + 5 + 8, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। 18 के अंदर बिल्कुल 9 का भाग जाता है, तो अंकों का योग करने पर यदि 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अगला बता दीजिए, 140 और 180 का क्या बताना है, औसत बताना है। तो आप क्या करोगे, 140 + 180 कर दो, 2 संख्या है तो किसका भाग दोगे, 2 का। जोड़ दो जल्दी से, 0 12 हासिल लगी 1, 320/2, मतलब 16 दूनी 32 होता है, तो 160 आएगा। औसत कितना आएगा दोस्तों, 160 आएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2 संख्या आपको देता है, इनका औसत बताओ, तो एकदम आराम से बता दोगे। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि एक ट्रेन 300 मीटर की दूरी 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है, तो चाल बताओ ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। दूरी देखो कितनी है, 300 मीटर है, 300 बट्टा क्या कर दो, 30 कर दो, तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आपसे पूछा किसमें था, चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछा था, तो आपका यही जवाब होगा, कितना दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में जवाब कितना आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बता दीजिए चाल कितनी आएगी। तो 10 × 18/5 से गुणा करते
2 बार कटा 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो आपका जवाब आता 36 किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अगला बताइए 46 नंबर, 125% को सरलतम रूप में लिखो। अब देखो 125% को सरलतम रूप में लिखना है तो बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना था। अब देखो सब के सब वैल्यू किस में है, पॉइंटों के अंदर है, तो इसका मतलब 2 अंक पॉइंट लग जाएगा। 1.25 आपका क्या आएगा दोस्तों, जवाब आएगा 1.25। देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है। यदि इसको वैसे भी लिखा जा सकता है, काट कर 25 से काट दो, 5/4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। कई बार पॉइंटों में ना दे तो 5/4 भी, ये भी एक क्या है दोस्तों, सरलतम रूप है। सरलतम रूप यही है, कन्फर्म कहे। लेकिन यहां तो आपको दशमलव के अंदर ऑप्शन सारे दे रखे थे, इसलिए हमने दशमलव में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइए, एक विद्यालय में कुल 50 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना दे दिया दोस्तों, टोटल दे दिया 50 विद्यार्थी। कितना दिया, 50, जिनमें से 30 लड़के हैं। अरे भैया बॉयज कितने हैं, 30 लड़के हैं, बिल्कुल। गर्ल्स कितनी होगी बता दो, आप खुद ही बता दोगे, गर्ल्स कितनी होगी, 20 होगी। क्यों होगी 20, समझ गए ना, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए, तो ये लड़के 30 हो गए, तो गर्ल्स कितनी होगी, 20 होगी, तभी तो दोनों का योग 50 होगा। अब बताओ आगे क्या कहा है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ, तो ये रहा 30:20, यानी कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। लड़के पहले का है ना, बिल्कुल पहले लड़के का है, तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आ गया 3:2। कितना आएगा दोस्तों, 3:2 आएगा। चलिए दोस्तों अगला 48 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि किसी संख्या में से उसी का 1/4 भाग घटाया जाए तो कितना 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखो दोस्तों कितना आसान है, हमने संख्या मान ली x, क्या मान ली दोस्तों, संख्या मान ली x। अब क्या कह रहा है, उस संख्या में से मतलब x में से उसी संख्या का 1/4 भाग घटाया जाए, यानी 1/4 x घटाया जाए तो कितना आता है, 60 आता है। कितना आता है दोस्तों, 60 आता है। इस टाइप से आपको करना है। अब लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों, 4 आया, 4x - 1x बराबर 60, तो यह आएगा दोस्तों 3x/4 बराबर 60। 3 से कट कर दो 20 बार, x बराबर कितना आ जाएगा, गुणा कर दो 20 × 4, तो यह आएगा 80। कितना आएगा दोस्तों, वो संख्या कितनी होगी, 80 होगी। बस वज्र गुणा वगैरह करके x की वैल्यू ज्ञात आपको करनी थी। अगला बताइए, अगला तो एकदम ही आसान है, मैं कहूंगा एकदम लल्लू प्रश्न है, कर लोगे। A/B दिया हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो B को बीच में रख दो, A और B को क्या रख दो, साइड में रख दो। चलिए ये रख देते हैं। A/B कितना दिया, 4:7, तो ये लिखा 4:7। B/C कितना दिया, 5:9 दिया। अब देखो जहां खाली जगह वहां कौन कब्जा करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा, तो जल्दी से लिख लीजिए। अब आपको गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो कर लीजिए 20, 7 पंजे 35, और ये कितना हो गया, 9 सत्ते 63, क्या, तो 20, 35 और 63, 20, 35 और 63, यानी कोई संख्या से कट तो रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 15 और 25 का एलसीएम बताओ, तो ये लिखा 15 और ये लिखा 25। पहले किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 25 बिल्कुल। अब 5 का देंगे, 1 5। अब देख लीजिए 5 का दे दो, 1 और 1, तो ये आ जाएगा 3 × 5 × 5, 25 कितना हो गया, 75 हो गया। क्या, बिल्कुल आपका जवाब आएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए वाला राइट होगा। तो ये दोस्तों हमने टेरिटोरियल आर्मी का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपको करवाया। कैसा लगा, कितने प्रश्न राइट हुए, 40+ का आपको टारगेट दिया था 50 में से। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए 40+ का टारगेट किन किन विद्यार्थियों ने अचीव कर लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेरिटोरियल आर्मी की एक एक अपडेट हमारे ग्रुप में अपडेट की जाती है विद्यार्थियों, क्योंकि प्रत्येक चीज के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो जो भी छोटी मोटी अपडेट कोई भी टीएस से रिलेटिव आती है तो हम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।